नमस्कार मित्रों, मैं राम मोहन उपाध्याय अपने YouTube चैनल वेदिका उपाध्याय में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की गई प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों के उत्तर कुंजी के संबंध में चर्चा करेंगे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 सितंबर 2021 को विभिन्न विषयों में प्रवक्ता राजकीय इंटर कॉलेज की परीक्षा संपन्न की है। तो इस परीक्षा में पूछे गए सामान्य अध्ययन के 40 प्रश्नों को मैं सर्वशुद्ध हल करने का प्रयास कर रहा हूं और आप एक बार जो है मिलान अवश्य कीजिएगा। मेरा प्रयास है कि कोई भी आंसर मैं आपको गलत न बताऊं। हमारा पहला प्रश्न है, भारत में म्यूचुअल फंड को निम्नलिखित में से किस संस्था के द्वारा विनियमित किया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सेबी। इसका सही आंसर है सेबी। सेबी जो है म्यूचुअल फंड का विनियमन भारत में करता है। सेबी का मतलब सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। हमारा दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी फसल लवण सहिष्णु है? तो इसमें लवण सहिष्णु फसल जो है चुकंदर है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। गेहूं, कपास, जौ, चुकंदर ये सब जो है लवण सहिष्णु फसलों के अंतर्गत आते हैं। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2021-22 के संघीय बजट में जो केंद्रीय बजट जारी हुआ था, तो संघीय बजट प्रस्ताव 6 स्तंभों पर आधारित है। तो 2021 का जो बजट था उसमें कुल 6 स्तंभों में से विभाजित किया गया था। तो निम्नलिखित में से कौन सा एक उसमें सम्मिलित नहीं है? तो पूछ रहे हैं कौन सा उसमें सम्मिलित नहीं है। तो पहला है मानव पूंजी में नव जीवन का संचार करना, तो यह सम्मिलित है। दूसरा है गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना। गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण करना, यह जो है उन 6 स्तंभों में सम्मिलित नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा विकल्प बी। विकल्प सी है नव परिवर्तन एवं अनुसंधान विकास, यह भी सही है, उस 6 स्तंभों के अंतर्गत आता है। और विकल्प डी है स्वास्थ्य एवं कल्याण, ये भी जो है हमारा सही है। तो हमारा चूंकि पूछ रहा कौन नहीं है, तो गाँव की अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ीकरण, विकल्प भी हमारा सही आंसर होगा। और इसके अलावा जो और 6 में जो और 3 स्तंभ हैं, तो उसमें एक है भौतिक, वित्तीय, पूंजी और संरचना। दूसरा है आकांक्षी भारत के लिए समावेशी विकास और न्यूनतम सरकार और अधिकतम शासन। यह 3 और हैं इसके अंतर्गत। हमारा अगला प्रश्न है, मध्यकाल में उत्तर प्रदेश के किस जनपद को शिक्षा का केंद्र होने के कारण सिराजे हिंद कहा जाता है? सिराजे हिंद कहा जाता है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर, जौनपुर को सिराजे हिंद कहा जाता है। और यह मध्यकालीन मुस्लिम काल में जो है शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। जो सूर्य वंश का संस्थापक था शेर शाह सूरी, तो उसने यही जौनपुर में ही रहकर शिक्षा ग्रहण की थी। हमारा अगला प्रश्न है, शब्दों के विषम युग्म को चुनिए। तो इसमें है कौन सा विषम है? तो इसमें देखिए मृत्यु से रोग नहीं होता है, तो हमारा सही आंसर तो यही होगा, क्योंकि मृत्यु से रोग नहीं हो सकता। अंगूर से शराब बनती है, दूध से मक्खन बनता है, पानी से ऑक्सीजन का निर्माण होता है। तो ये तो 3 होते हैं और एक ही मतलब ये जो है एक ही प्रकार से हैं, लेकिन मृत्यु से रोग नहीं होता, इसलिए विकल्प ए हमारा सही आंसर है। विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें ताप विद्युत गृह का नाम दिया है, और ये ताप विद्युत गृह कहाँ पे अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित हैं, उसके संबंध में पूछा जा रहा है। तो बाढ़, पहला है बाढ़। तो बाढ़ सुपर या थर्मल पावर स्टेशन जो है वह कहाँ पे है? बिहार में है। तो पहला विकल्प सही है, यह बिहार में ही अवस्थित है। इसके बाद है लारा। लारा ताप विद्युत गृह छत्तीसगढ़ में है, यह भी सही है। इसके बाद विकल्प सी है कुडगी। तो कुडगी कर्नाटक में स्थित है, यह भी सही है। और विकल्प डी है गाडरवारा। तो गाडरवारा जो आंध्र प्रदेश में नहीं है, गाडरवारा ताप विद्युत केंद्र कहाँ पे है? वह मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है, विकल्प डी।
हमारा अगला प्रश्न है, सौर ऊर्जा का कारण है। सौर ऊर्जा का कारण होता है नाभिकीय संलयन प्रक्रिया, तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। विलुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, तो इसमें दिया 4, 9, 26, 6, 14, 29, 80 ये अंक दिए हैं। एक जगह क्वेश्चन मार्क लगाया जहां हमें ज्ञात करना है। तो इसमें जो ए है कि जो एक दूसरे के सामने हैं, ठीक है, तो जैसे है 4 है 14 है, तो 4 गुणे 3 हम करेंगे प्लस 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। उसी प्रकार से 9 और 29 है, तो 9 गुणे 3 धन 2, तो 9 3 27, 2 29। इसी प्रकार से आपका है 26 80, तो 26 गुणे 3 धन 2, तो 26 3 78, 2 80। इसी प्रकार से जो है यहाँ पे आएगा आपका, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 गुणे 3 धन 2, तो 6 3 18, 2 20। विकल्प सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में मोटे अनाज वाली फसलें उगाई जाती है। तो मोटे अनाज वाली जैसे सावा, कोदो, ज्वार, मक्का, ठीक है, तो ये सब जो है निचले क्षेत्र वाली फसलें हैं। यहाँ पे ज़्यादा जो है वर्षा या जल की आवश्यकता नहीं होती है, तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का कौन सा अनुच्छेद राज्य को निर्देशित करता है कि वे उद्योगों के प्रबंधन में कामगारों की सहभागिता सुनिश्चित करें। तो यह अनुच्छेद 43A में इसका प्रावधान किया गया है। विकल्प हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, 1829 में अंग्रेजों के विरुद्ध जो खासी जनजात विद्रोह हुआ था, तो खासी जनजात विद्रोह का नेतृत्व 1829 में किसने किया था। तो खासियों के सरदार थे, उनका नाम यहाँ पे तिरोथ सिंह लिखा है, कहीं कहीं पे तीरथ सिंह मिलता है, तीरथ सिंह, ठीक है। तो खासियों के या खासी जनजात के जो नेता थे तीरथ सिंह, 1829 में उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध उस विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, खड़ी फसल की कटाई करने से पहले अगली फसल की बुआई करना कहलाता है। तो जो रिले खेती होती है, रिले खेती में होता है कि फसल की कटाई नहीं हुई उसके पहले ही उसमें बुआई कर दी जाती है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद वित्त विधेयक को कितने दिन विलंबित कर सकती है। तो चाहे उत्तर प्रदेश में हो, कहीं की विधान परिषद हो, वह किसी वित्त विधेयक को केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, अधिकतम 14 दिनों तक रोक सकती है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में सम्मिलित होने के लिए सुभाष चंद्र बोस को किसने प्रेरित किया। तो मेरे हिसाब से इस प्रश्न का उत्तर होगा चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। जब यूरोप से जो है सुभाष चंद्र बोस वापस लौटे थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर वह महात्मा गांधी से मिलने के लिए बम्बई में गए। तो महात्मा गांधी ने उन्हें कहा चित्तरंजन दास से मिलने के लिए, और चित्तरंजन दास जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो सही आंसर विकल्प डी होना चाहिए, चित्तरंजन दास और महात्मा गांधी। हमारा अगला प्रश्न है, 12वें वित्त आयोग का अध्यक्ष कौन था। तो 12 बहुत पुराना प्रश्न पूछ लिया गया है। तो 12वें वित्त आयोग के जो अध्यक्ष थे वह सी रंगराजन थे। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बाणभट्ट ने हर्षचरित में किस मौर्यकालीन शासक का उल्लेख किया है। तो हमारा सही आंसर विकल्प बी बृहद्रथ। बृहद्रथ का उल्लेख जो हर्षचरित में हुआ है, और उसे प्रज्ञा दुर्बल व्यक्ति कहा गया है, मतलब बुद्धिहीन व्यक्ति कहा गया। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर है।
हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई द्वारा कितने बैंकों पर जुलाई 2021 में नियमों के उल्लंघन के लिए जुर्माना लगाया गया? तो आरबीआई ने जो है नियमों के उल्लंघन के लिए कुल 14 बैंकों पर जुलाई 2021 में जुर्माना लगाया था, जिसमें से भारत का सबसे बड़ा बैंक एसबीआई भी शामिल था। हमारा अगला प्रश्न है, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021, असमानता वायरस वैश्विक रिपोर्ट 2021 प्रकाशित की गई है, तो यह ऑक्सफैम के द्वारा प्रकाशित की जाती है। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है, इसमें दिया गया राज्य और वहां पे राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी है? तो पहला है असम, तो असम में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? 7 है, न कि 6। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। ठीक है, और मैं विकल्पों को देख लेता हूं। विकल्प बी है छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कुल सीटों की संख्या कितनी है? 5 है। ठीक, इसके बाद हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में सीटों की संख्या 3 है, और उत्तर प्रदेश में राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। तो विकल्प ए हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है, तो जो जीएसटी परिषद का अध्यक्ष होता है वो केंद्रीय वित्त मंत्री होता है। तो वर्तमान में अगर देखा था जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है? निर्मला सीतारमण। ठीक, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित गुप्तकालीन मंदिरों में कौन सा उत्तर प्रदेश में अवस्थित है? तो उत्तर प्रदेश में देवगढ़ का दशावतार मंदिर अवस्थित है। देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है ललितपुर में है, उत्तर प्रदेश के ललितपुर के देवगढ़ नामक स्थान पे अवस्थित है। तो भगवान विष्णु का मंदिर है। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर मार्च 2020 को राज्य के जीडीपी और प्रति व्यक्ति आय के मामले में शीर्ष स्थान पर रहा? तो यह रहा नोएडा। यह कौन था? नोएडा नंबर 1 पे था, नंबर 2 पे था मेरठ, नंबर 2 पे था मेरठ, और नंबर 3 पे था एटा, नंबर 3 पे था एटा, मतलब लखनऊ को भी उसने पछाड़ दिया। नंबर 4 पे था लखनऊ, और नंबर 5 पे था आगरा। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत निर्माण योजना का संगठक नहीं है? तो भारत निर्माण योजना का जो प्रारंभ हुआ था वह हुआ था 16 दिसंबर 2005 को। ठीक है, 16 दिसंबर 2005 को। तो इसके अंतर जो संगठक हैं, इसके कुल 6 संगठक हैं, इसके कुल 6 संगठक हैं। तो जिसमें है ग्रामीण सड़कें, ठीक, ग्रामीण बिजली या ग्रामीण विद्युतीकरण, अगला है ग्रामीण पेयजल। ठीक है, तो ग्रामीण उद्योग इसमें नहीं है। विकल्प सी हमारा सही आंसर। क्या क्या इसमें है? बिजली है, पानी है, सड़क है, सिंचाई है, दूरसंचार है, और आवास है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत उत्तर प्रदेश में महाधिवक्ता की नियुक्ति होती है? तो उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में महाधिवक्ता की जो नियुक्ति होती है वह अनुच्छेद 165 के अंतर्गत होती है। विकल्प पे हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पीय पुरास्थल उत्तर प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में हुलास अवस्थित है, सहारनपुर में है, आलमगीरपुर भी है, मेरठ के आसपास है, जो है और सिंधु सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल माना जाता है। इसमें मांडी भी है, और विकल्प बी है देसलपुर। देसलपुर जो उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि यह कहाँ पे अवस्थित है? यह गुजरात में है। तो विकल्प बी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना % है, या कितना भौगोलिक एक बार फिर से पढ़ देना। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में उत्तर प्रदेश का कितना भौगोलिक प्रतिशत है? तो 7.33% है। तो विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना शुरू की गई तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है यह 2016 में, कब? 2016 में 13 जनवरी 2016 को इसका प्रारंभ हुआ था। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, इसमें दिया हुआ सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें पहला जैसे है लॉ अयस्क। तो जो लॉ अयस्क है
तो इसमें है आपका इटाबिरा। इटाबिरा तो पहला हो जाएगा 4। ठीक है, इटाबिरा जो है ब्राज़ील में है और यह लौह अयस्क की एक प्रसिद्ध खान है। इसके बाद जो है मैग्नीज। मैग्नीज विकल्प बी है मैग्नीज। तो मैग्नीज जो है चियातुरा में होती है। कहाँ पे? चियातुरा। तो चियातुरा मतलब विकल्प 3, 4 3। ठीक है, इसके बाद तांबा है। इसके बाद तांबा है। तो तांबा जो है यह सडबरी में होगा। निकल और तांबा यहाँ पे पाया जाता है। सडबरी कहाँ पे है? यह कनाडा में है। ठीक है, तो 4 3 2। और बॉक्साइट जो है वाइपा में, बॉक्साइट वाइपा में पाई जाती है। वाइपा जो है ऑस्ट्रेलिया में है। तो 4 3 2 1 हमारा सही आंसर होना चाहिए। 4 3 विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकों में उपभोक्ता सेवाओं में सुधार का सुझाव देने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? तो ये आपकी है गाइपोरिया समिति। गाइपोरिया समिति का गठन किया गया था। यम गाइपोरिया समिति का गठन किया गया था 1990 में, जो है उपभोक्ता सेवा में सुधार के सुझाव के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा प्रथम बार दी थी। तो पारिस्थितिकी तंत्र की अवधारणा जो है ईपी ओडम के द्वारा दी गई थी। तो विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में मयूर संरक्षण केंद्र निम्नलिखित में से किस जनपद में स्थित है या किस स्थान में स्थित है? तो वह मथुरा में अवस्थित है। विकल्प बी हमारा सही आंसर है। प्रदेश का जो है एकमात्र मयूर संरक्षण केंद्र है मथुरा में। ठीक है, तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान ने अमानवीय दंड देना बंद कर दिया था? तो अमानवीय दंड देना जो है फिरोज शाह तुगलक ने बंद कर दिया था। विकल्प सी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? तो इसमें जो है सिगमो नहीं है, घोड़े नहीं है, मोरनी नहीं है, जैता जो है उत्तर प्रदेश का एक लोक नृत्य है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, कन्नौज पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो जब 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया था तो गुर्जर प्रतिहार शासक राज्यपाल वहां का शासक था। विकल्प हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, वह कौन सा प्रथम मुगल बादशाह था जो अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना? अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना। तो इसमें जो है आपका शाह आलम सेकंड था। शाह आलम द्वितीय जो है सबसे पहले अंग्रेजों का पेंशन भोगी बना था। तो विकल्प भी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश की कौन सी अनुसूचित जनजाति वाराणसी जनपद में नहीं पाई जाती है? तो गोंड जनजाति पाई जाती है, खरवार भी पाई जाती है, चेरो भी पाई जाती है, सहरिया जनजाति जो है वाराणसी में नहीं पाई जाती है। तो विकल्प सी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का प्रमुख उद्योग नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में जो है सीमेंट उद्योग है, कपड़ा उद्योग है और चीनी उद्योग यहाँ के प्रमुख उद्योग हैं। ऑटोमोबाइल यहाँ का प्रमुख उद्योग नहीं है। विकल्प डी हमारा सही आंसर है। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पीय पुरास्थल बनावली किस नदी पर स्थित है? तो बनावली जो है हरियाणा में है और यह वर्तमान में अगर देखा जाए तो रंगोई नदी के तट पर अवस्थित है। विकल्प डी हमारा सही आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, जो 1976 द्वारा निम्नलिखित की सिफारिशों के अनुसार जोड़ा गया। तो यह जो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी। सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिशों के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। हमारा 40वां एवं अंतिम प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस देश से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है? तो भूमध्य रेखा जो है केन्या से होकर गुजरती है, युगांडा से होकर गुजरती है, गैबोन से होकर गुजरती है, जाम्बिया से होकर जो है भूमध्य रेखा नहीं गुजरती। मित्रों, इस वीडियो में मैंने कुल 40 प्रश्न जो सामान्य अध्ययन के जीआईसी लेक्चरर परीक्षा में पूछे गए थे उनका सर्वशुद्ध हल प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। आप जो है एक बार अपनी प्रश्न पुस्तिका से इसका मिलान अवश्य कीजिएगा। मैंने जो है पूरा प्रयास किया है कि उत्तर कहीं पे गलत न होने पाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इस प्रश्न का उत्तर ए होना चाहिए, अमुक उत्तर होना चाहिए, तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य ही उसका उत्तर दें। कमेंट बॉक्स में उसको अवश्य दें, मैं आपको उसका सर्वशुद्ध उत्तर देने का प्रयास करूंगा। तो मित्रों, आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आप सभी को सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।